हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 चैप्टर 14 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA इज प्राइमरली कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 1956, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड अदर एलाइज एक्ट एंड रूल रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर मेनली फॉर रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इसमें मेनली ये कहा गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर से डील करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कंपनी सेक्टर, कॉर्पोरेट यानी कि जो बड़े बड़े कंपनी है ना, उनसे डील करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है किससे प्राइमरी क्या क्या डील करता है, तो सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013, तो एक 2013 का कंपनी एक्ट है, 1956 का कंपनी एक्ट है, उसके अलावा 2008 का एक एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके अलावा जितना भी एक्ट मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है उसमें सब में डील करता है। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंपनी एक्ट 2002, सॉरी कंपटीशन एक्ट 2002। तो कंपटीशन एक्ट जो 2002 का है उसको भी रेगुलेट करने का, एडमिनिस्ट्रेट करने का जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ही है। एक एक्ट क्यों लगाया था, कंपटीशन एक्ट 2002 क्यों लाया गया था, तो टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेज हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। मार्केट में कंपटीशन किसके बीच बना रहे, तो डिफरेंट सेक्टर के बीच में बना रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर का। तो टेलीकॉम सेक्टर में डिफरेंट प्लेयर हैं, जैसे वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया। तो इसमें से कोई भी एक आदमी ऐसा काम न करे जिससे उसका मोनोपोली हो जाए, कंपटीशन बना रहे। एक BSNL भी है ना, तो कंपटीशन बना रहे। इसके लिए कोई, जैसे आप सुने होंगे कि जब जियो काफ़ी सस्ता प्लान ला रहा था तो काफ़ी ये लोग मिल करके केस किए थे ट्राई में, है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में केस किए थे। तो उसके बाद फिर बोला गया था जियो को कि आप इतना सस्ता प्लान नहीं ला सकते हैं, है ना। तो एक क्यों किया गया था, ताकि कंपटीशन मार्केट में बना रहे। तो कंपटीशन एक्ट 2002 का मतलब यही है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। कोई भी आदमी प्राइस को इतना सस्ता न कर दे कि सारे ग्राहक उससे खरीदने लगे, बाकी लोग बंद हो जाए। जब बाकी लोग बंद हो जाए तो फिर वो अपना पैसा जो है बढ़ा सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में 10 दुकान है, एक दुकान काफ़ी सस्ता सामान बेचने लगेगा तो बाकी 9 दुकान को घाटा लगेगा, तो इन फ्यूचर कभी ना कभी तो बंद ही हो जाएगा 1 से 2 साल के अंदर। जब मार्केट में सिर्फ अकेला ही बचेगा तो क्या करेगा, फिर मनमाना दाम वसूल करेगा। तो ऐसा स्थिति ना हो, इसके लिए कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया था। इसके साथ एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बना है, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करता है, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट इसी पर्पस से लाया गया था। बिसाइड्स इट एक्सरसाइज सुपरविजन ओवर 3 प्रोफेशनल बॉडी। तो 3 प्रोफेशनल बॉडी है, कौन कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI और इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये आते हैं। तीनों सेपरेट एक्ट के तहत बनाया गया, यानी कि तीनों स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये तीनों बॉडी जो यहाँ पे मेंशन किया गया, तीनों स्टैट्यूटरी बॉडी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, ठीक है। आगे पढ़ते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, यानी कि कितना आसानी से आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं कहीं भी। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कहने मतलब क्या हुआ कि कितना आसानी से आप बिजनेस कर सकते हैं। ईज यानी कि इजली, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक काफ़ी पिछले साल, मतलब पिछले कुछ सालों से इंप्रूव हुआ है। पहले 130 नंबर पे आता था, वहाँ से 100 पे आया, 100 से 77 पे आया, 77 से 63 पे आया। तो अभी 63 रैंक पे इंडिया है दुनिया भर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा लंबा छलांग लगाया जा रहा है इंडिया की तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री हैज प्रिस्क्राइब्ड सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। यदि कोई नया कंपनी खोलना चाहता है तो उसके लिए एक सिंपल परफॉर्मा बनाया गया है, उसको स्पाइस नाम दिया गया है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी अलॉन्ग विद EMOA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, EAA इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विथ एलिमिनेट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and article of association by the applicant and help entrepreneurs to start business in India without any hassles। तो कहा जा रहा है कि मतलब कि हर सारे प्रोसेस को फिजिकली हटा करके, पहले जो फिजिकली होता था उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया है, ठीक है, ताकि जो भी हैजल्स यहाँ पे जो भी बाधा होता था लोगों को कंपनी खोलने में, बिजनेस स्टार्ट करने में इंडिया में, वो रुके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि रैंकिंग सुधर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी एक्ट 2013 की बात किया जाए, कंपनी एक्ट 2013 की, तो सिंक टू इसका मतलब कि इसमें क्या है, तो सीक टू ब्रिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेज इन इंडिया एट पार विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज। तो कहा जा रहा है कि इसके तहत ये टारगेट रखा गया था कि जिस तरह से दुनिया में कंपनी को रेगुलेट किया जाता है उसी तरीके से इंडिया में भी रेगुलेट किया जाए। द कॉर्पोरेट सेक्टर हैज गिवन मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन रेगुलेटिंग इट्स ओन अफेयर सब्जेक्ट टू फुल डिस्क्लोजर। तो कहा जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि अपने अफेयर्स में वो खुद डील करे, है ना। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम हो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसके तहत मिनिमम हो। दैट प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। नए लोग यदि शामिल होना चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में तो उसके लिए एक नया ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है इसके तहत। की फीचर्स क्या क्या है कि कंपनी एक्ट 2013 का, तो बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशन, प्रो बिजनेस इनिशिएटिव, यानी कि ऐसा यहाँ पे नियम बनाया गया है ताकि लोग बिजनेस ज़्यादा कर सकें, ठीक है।
प्रोविजंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन विद डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी इन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल बेस्ड रिजाइम। तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी काम के लिए अप्रूव कराना पड़ता था, अब जो है सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं। नहीं, आप कंपनी आप खोले हैं तो आप अपना नियम का मतलब कि अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, पहले इस तरह का नहीं था। नेक्स्ट है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR। ठीक है, दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लागू किया है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंक्लूडेड एज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, विमेन डायरेक्टर फॉर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ CSR पॉलिसी। इसके तहत क्या है, जैसे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नाम से क्या पता चल रहा है कि कॉर्पोरेट जो कभी कॉर्पोरेट ऑफिस है अपना जो गवर्नेंस है अच्छी तरीके से करे। मान लीजिए कि 50 आदमी मिलकर के कंपनी खोला है, या फिर एग्जांपल के तौर पर 20 आदमी मिलकर कंपनी खोला है, तो आपस में ये लोग झगड़े नहीं, कोई भी डिसीजन अच्छी तरीके से ले। तो पहले क्या होता था कि कोर्ट, जैसे कि हर एक कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो जो भी बड़ा कंपनी हो जाता था, है ना, तो उसके तहत सरकार का कुछ आदमी इसमें बैठाया जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ठीक है, और जो भी डिसीजन लिया जाता है कंपनी का बड़ा बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिया जाता है। तो पहले सरकार का कुछ आदमी यहाँ पे बैठता था, इसका कारण से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता था उस कंपनी में, और कंपनी वाले नहीं चाहते थे कि कंपनी तो हम लोग प्राइवेट है, सरकार से हम लोग पैसा भी नहीं ले रहे हैं, सरकार हमारे मामले में दखल देती है। तो अब कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसको हटा दिया गया, लेकिन एक नया यहाँ पे ऐड किया गया था CSR। CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसा कि आप पढ़े होंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी था इंडिया में, है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, ठीक है, तो 1813 में एक रूल आया था जिसके तहत ये बोला गया था कि कंपनी को 1 लाख रुपया खर्च करना है एजुकेशन पे। ठीक है, 1 लाख रुपया खर्च करना है एजुकेशन पे कंपनी को। तो ये क्या था, एक तरह का CSR था। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आप रूल कर रहे हैं, जहाँ पे उस समय तो रूल ही करता था ना कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जहाँ पे आप रूल कर रहे हैं वहाँ पे आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वहाँ पे समाज को सुधारने का। ठीक है, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं CSR आजकल लाया गया कि कंपनी जो है अपने जितना भी उसका टर्नओवर है उसका कुछ % यहाँ पे शिक्षा पे खर्च करे, मतलब कि समाज के भलाई पे खर्च करे। तो आप कई स्कूल में देखे होंगे या फिर कई मतलब कि कहीं कहीं देखे होंगे सार्वजनिक स्तर पे पंखा, जैसे बहुत सारे चीज़, जैसे फ्रिज कहीं कहीं आपको मिलेगा डोनेट किया हुआ। ठीक है, लिखा रहेगा कि रिलायंस के द्वारा प्रदत्त। ठीक है, तो या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदत्त है, तो स्टेट ऑफ बैंक की SBI भी एक तरह का कंपनी ही है, तो उसका भी एक CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसके तहत आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हैं, जिस गांव में आप मतलब आपका फैक्ट्री है, तो उस गांव में आप कुछ शिक्षा के प्रति, वहाँ के डेवलपमेंट के प्रति आप कुछ कीजिए, है ना, इसको बोलते हैं लोग CSR। ठीक है, यानी कि उतना पैसा आपको समाज में लगाना है टैक्स देने के अलावे। ठीक है, टैक्स तो आपको देना ही हो, तो गवर्नमेंट कन्फर्म मतलब कि उसको मतलब कि मैंडेटरी है ही, लेकिन CSR भी यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पे किया गया कि आपको आई थिंक 2% है अपना टर्नओवर का, कि आपको इतना आपको खर्च करना है जनता के भलाई के ऊपर, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे समाज का कल्याण हो। आगे हम लोग देखते हैं इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो अपना मैनेजमेंट आप इनहेंस कीजिए। स्ट्रेंथेंड इन्फोर्समेंट, ऑडिट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि मतलब कि आपको ऑडिट करना है अपने अकाउंट का कि कहीं पैसा मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, कंपनी के जो ऑफिसर हैं वो गलत यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये सब इसमें देखना है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी इन्वेस्टर जो अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसका पैसा डूबे नहीं, है ना, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो वही यहाँ पे बताया गया। अब नेक्स्ट है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो 2015 में इसको अमेंड किया गया है, 2013 वाला जो एक्ट था उसको। तो दोनों में क्या अंतर है तो देखते हैं यहाँ पे कि द कंपनी एक्ट 2013 वाज अमेंडेड थ्रू द कंपनीज एक्ट 2015 टू फैसिलिटेट बिजनेस एंड एड्रेस सर्टेन इमीडिएट कंसर्न रेज बाय स्टेक होल्डर। तो कहा जा रहा है कि स्टेक होल्डर यानी कि जो कंपनी में शेयर खरीदने वाले लोग थे उनके द्वारा कुछ यहाँ पे कंसर्न रेज किया गया था, कुछ उनको शिकायतें थी, उनको दूर करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया था। These amendments along with the relevant rules have been notified and they provided exemption under the various provisions of act. जैसे कहा जा रहा है कि कुछ कंपनी को इसमें छूट दिया गया है ना, दे प्रोवाइड एग्जाम्पशन अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। किसको छूट दिया गया तो प्राइवेट कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को एंड निधिज को। निधि कंपनी किसको बोलते हैं, जो छोटे कंपनी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों अंतर क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर होता है कंपनी का, मतलब कि रूल रेगुलेशन होता है। डिफाइंस द स्कोप एक्टिविटीज, ये डिफाइन करता है कि कहाँ कहाँ कंपनी के द्वारा काम किया जाएगा। ये कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, हर एक कंपनी के लिए मस्ट है, मतलब कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA बनाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी नया कंपनी खोलता है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। तो कंपनी के लिए संविधान का काम करता है कि कंपनी का रूल क्या है, इसमें कौन कौन से ऑफिसर है, ऑफिसर का हायरार्की क्या होगा, यानी कौन सा ऑफिसर सीनियर कौन सा जूनियर होगा, किस तरीके से ऑफिसर का प्रमोशन होगा, किस तरीके से वर्कर यहाँ पे शामिल किए जाएंगे, है ना।
तो सारा कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, इसलिए चार्टर ऑफ कंपनीज को बोला जाता है। इसमें कंपनी की एक्टिविटीज़ कहाँ का मतलब किस किस एरिया में कंपनी वर्क करेगी उसमें बताया जाता है। कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, हर कंपनी के लिए नेसेसरी है। स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन अल्टरनेशन ओनली विद सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल एंड इफ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर। तो कहा जा रहा है कि इसमें भी बताया जाता है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है कंपनी के ऊपर, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि कंपनी और उसके आउटसाइडर के साथ किस तरीके से रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रेगुलेशन है ना, मतलब कि हम अपना मैनेज कैसे करेंगे। नेक्स्ट रूल्स पर एक तरह समझिए कि संविधान है और आईपीसी है, ठीक है। जैसे इंडिया लेवल पर देखा जाए तो संविधान में क्या है कि सारा कुछ बताया गया है कि देश कैसे चलेगा, संसद कैसे चलेगा, राज्य सरकार कैसे काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, है ना। और आईपीसी में क्या बताया कि यदि कोई चोरी करेगा तो हम लोग क्या सजा देंगे, कोई ऐसा गलत काम करेगा तो हम लोग क्या सजा देंगे। तो उस तरीके से यहाँ पे तो इंटरनल मैनेजमेंट का रेगुलेशन है। रूल्स फॉर कैरिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी किस तरीके से काम करेगी इसके लिए रूल है। और ये इसका सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये हेल्प करता है एक तरह से बोल सकते हैं। उसके अलावा हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी रहता है वाला, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कंपनी के लिए ऑप्शनल बनाया गया है। इसको जो है चेंज कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एक बार आप बना दिए तो फिर आपको दोबारा गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि हम अपने में ये चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि पूछना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम इस तरह का चेंज कर रहे हैं अपने मेमोरेंडम में, है ना। तो गवर्नमेंट देखेगी कि चेंज सही है या नहीं, तो फिर अलाउ करेगी। यहाँ पे आप अपने चेंज कर सकते हैं। और इसमें क्या था कि गवर्नमेंट कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन बताया गया। इसमें जो है रिलेशन बिटवीन कंपनी और स्टाफ, तो कंपनी और उसके स्टाफ के साथ क्या रिलेशन है वो इसमें बताया गया। तो यही दोनों में अंतर है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि इसका फिजिकली एक हार्ड कॉपी देना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, आजकल जो है इसका ई कॉपी देना पड़ता है, मतलब कि आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इसको भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आईबीसी के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है और ये मई 2016 के साथ फंक्शनल है, ठीक है। मई 2016 से फंक्शनल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 बिकम फंक्शनल मई 2016। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 वर अमेंडेड वेयरइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाज इंटरेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्टर द कोड, ठीक है। तो इस कोड को एडमिनिस्टर कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करता है। इसके तहत क्या है कि यदि कोई कंपनी दिवालिया घोषित होता है, ठीक है, यदि कोई कंपनी दिवालिया घोषित होता है, बैंकरप्ट घोषित होता है, तो जिससे वो पैसा लेकर के कंपनी खोला था, जिसका उसके ऊपर लोन बकाया है, ठीक है, जो भी बैंक हो या फिर किसी आदमी का लोन बकाया है, जिस किसी से पैसा लेकर कंपनी खोला था, तो उसको पैसा को पेमेंट रिटर्न करने के लिए उसकी कंपनी का जो भी सामान था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बेचना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो पहले बैंकरप्ट होता है कोई कंपनी, उसके बाद इंसॉल्वेंसी चालू होता है, ठीक है। तो पहले इसके तहत कोई कोड नहीं था, मतलब कि कोई परफेक्ट रूल नहीं था, लेकिन अब इसके तहत एक पार्टिकुलर रूल बनाया गया है ना। तो इसी कोड के तहत जो है आईबीसी के तहत आईबीबीआई बनाया गया, जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। 2016 में ही बनाया गया था। और इसका क्या है, आईबीबीआई इज द मैंडेट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो जो भी इंसॉल्वेंसी होता है इसी के देखरेख में होता है। अब नेक्स्ट एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, ठीक है। तो एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी वाज डन इन 2016, 2016 में ही बनाया गया था। दिस बॉडीज एंड कंस्टिट्यूशन फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एंड रिड्यूसिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी देयर बाय प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री। तो कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट यदि कोई होता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में डिस्प्यूट करने होता है कि दो कंपनी के बीच का लड़ाई होता है, या कंपनी के आपस के स्टाफ में लड़ाई हो जाता है, या कंपनी के आपस के शेयर के बीच में लड़ाई हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कंपनी में जो भी बड़े अधिकारी होते हैं उनको इस तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता। कहने का मतलब उनको इस तरीके से नहीं बोला जा सकता कंपनी छोड़ के तुरंत चले जाइए, है ना, क्योंकि कंपनी का अपना एक रूल रेगुलेशन आता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। हाँ, जो जूनियर लेवल के वर्कर होते हैं उनको इस तरीके से होता है कि जब मन करेगा उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। भले ही कंपनी प्राइवेट हो, लेकिन उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े लेवल के, उनको इतना आसानी से निकाला नहीं जा सकता। उनको पहले नोटिस देना पड़ता है, फिर 2-3 महीने का उनको टाइम देना पड़ता है ताकि दूसरा जॉब ढूंढ सके दूसरे जगह, है ना। तो आप हाल ही में न्यूज़ सुने होंगे, रतन टाटा और उनके जो साइरस मिस्त्री जो उनके पहले सीईओ बनाए गए थे, वो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चला था, तो एनसीएलटी में मामला गया था, है ना। तो ये मतलब कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए कोर्ट का काम करता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए कोर्ट का काम करता है एनसीएलटी। यदि एनसीएलटी के डिसीजन से आप खुश नहीं है तो फिर कहाँ अपील करेंगे, एनसीएलटी में अपील करेंगे, ठीक है। तो आईबीबीआई का यदि कोई केस होता है तो भी एनसीएलटी में जाता है। आईबीबीआई के ये तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है ना, इसका काम क्या है कि जो कंपनी दिवालिया घोषित हो गया उसका सामान बेच के जिससे वो पैसा लिया था उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। यदि मान लीजिए कि कोई इससे खुश नहीं होता है, मान लीजिए कि कोई किसी का लोन 50,000 था और उसको रिटर्न के हिस्सा में 30,000 मिला, ठीक है।
तो क्या मान लीजिए कोई खुश नहीं है तो कहाँ जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा, वो अपना मतलब कि दुखड़ा सुनाने एनसीएलटी के पास जाएगा। एनसीएलटी के डिसीजन से भी खुश नहीं हो तो एनसीएलटी के पास जाएगा, यदि उससे खुश नहीं हो तब देन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर तो कोई उपाय नहीं। सीएसआर के बारे में पढ़ते हैं तो इन इंडिया सीएसआर फॉर कंपनीज हैज बीन मैंडेटेड थ्रू लेजिस्लेशन थ्रू सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 का उसमें सेक्शन 135 के तहत सीएसआर को मैंडेटरी बनाया गया है, ठीक है। सेक्शन 135 शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड द कंपनीज रूल 2014 केम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2014। तो अप्रैल 2014 से कम्प्लीटली लागू है। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये क्या है, इन इंडिया अबाउट 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में 95% जो कंपनी है एमएसएमई के अंदर आते हैं। एमएसएमई के क्या क्या क्राइटेरिया है कई बार हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एमएसएमई के अंदर आते हैं। एमएसएमई एक तरह से मान लीजिए छोटे कंपनी होते हैं, ठीक है। एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय एमएसएमई 90% ऑफ दीज आर रजिस्टर्ड एज प्रोप्राइटरशिप, अबाउट 2 to 3% आर पार्टनरशिप एंड लेस देन 2% एज कंपनी। तो कहा जा रहा है कि एमएसएमई के अंदर यदि देखा जाए तो उसमें से 90% प्रोप्राइटरशिप यानी कि किसी एक आदमी के हैं, 2 से 3% जो पार्टनरशिप पे हैं और 2% के लगभग कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया। एमएसएमई सेक्टर इज अ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज कॉर्पोरेट बॉडीज असेसिंग लोन क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एमएसएमई को लोन लेने में या फिर बड़े कंपनी के साथ कम्पीट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो a need was felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on one hand and the statute based government structure on the limited liability company on the other. LLP is a form of business entity। तो LLP जो हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक तरह का बिजनेस इंटाइटी भी चलाओ इंडिविजुअल पार्टनर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। तो कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए 5 आदमी मिलकर कोई कंपनी चालू किया, ठीक है, तो 5 जो पार्टनरशिप में है, तो इन फ्यूचर यदि ऐसा हो कि कोई एक पार्टनर को ये चारों मिलकर दबाने लगे, ठीक है, मतलब कि चारों पार्टनर मिल करके कुछ गलत डिसीजन लेने लगे कंपनी में, है ना, तो पैसा तो इसका भी लगा है ना, तो गलत डिसीजन लेगा तो इन लोगों का तो डूबेगा ही, इसका भी डूबेगा, ठीक है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मेनली लाया गया था कि द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी विच अलाउ इंडिविजुअल पार्टनर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डज नॉट एक्सटेंड टू द पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर। दूसरा बात यहाँ पे और क्या बताया गया है कि यदि कंपनी में घाटा लग रहा है, ठीक है, इसमें 5 पार्टनर थे, कंपनी में घाटा लग रहा है, तो इनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे हर एक पार्टनर का अपना एक पर्सनल प्रॉपर्टी भी होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 आदमी मिल करके हर कोई जो है 20,000 रुपया लगाया, इन्वेस्ट किया कंपनी में, कुल मिला के 1 लाख में कोई कंपनी छोटा खड़ा हुआ, ठीक है। ऐसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं 1 लाख में कंपनी खोलना, डेट फॉर इमेजिन एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 1 लाख में कंपनी खुल गया यहाँ पे, ठीक है। अब कंपनी में घाटा लग रहा है, मान लीजिए कंपनी का घाटा लग के कुल पूंजी अब 80,000 ही बचा है, ठीक है। तो जो लोन मान लीजिए कि यहाँ से लिया होगा, कि कहीं से तो मान लीजिए कि लोन लिया होगा ये लोग, तो इसका जो बकाया दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी करके, तो इसके अपना प्रॉपर्टी में से नहीं देखा जाएगा, है ना, कि इस आदमी के पास इतना प्रॉपर्टी था तो जो पैसा घाटा लगा है अपने पास से दे दो, है ना। कंपनी को बेच करके जो पैसा आएगा वही बैंक को दिया जाएगा, ठीक है। तो वही आप बताइएगा कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डजंट एक्सटेंड टू द पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो पार्टनर का जो पर्सनल एसेट है उस पर किसी का मतलब कि कोई नहीं बोल सकता है कि तुम मुँह बेच करके पैसा दो यदि घाटा लग रहा है तो, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइवेट कंपनी है क्या, पब्लिक कंपनी क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी वन विच इज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो कहा जा रहा है कि ऐसा कंपनी जो मिनिमम 1 लाख रुपया का कंपनी हो, है ना, 1 लाख ही है ना, 1 मिनट काउंट कर लेते हैं, हाँ। और सच हायर कैपिटल इज प्रिस्क्राइब्ड द कंपनी एक्ट। इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन दैट कंपनी रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 2 to 50। तो कहा जा रहा है कि इसमें जो 1 लाख जो पैसा है, ठीक है, मिनिमम 2 आदमी का होना चाहिए और मैक्सिमम 50 आदमी का होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 50 के बीच में मैक्सिमम इसका कंपनी का शेयर होना चाहिए। कैन नॉट गो फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्रिप्शन टू एनी ऑफ इट्स शेयर, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स। तो कहा जा रहा है और किसी पर्सन से इसमें डिपॉजिट नहीं मांगा जा सकता प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, कि बैंक की तरह मतलब कि हमें आप पैसा डिपॉजिट कीजिए। पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम 7 शेयर होल्डर। तो इसमें 7 शेयर होल्डर होते हैं। इट हैज टू मिनिमम पेड कैपिटल ऑफ 5 लाख। इसमें मिनिमम जो पैसा पूंजी लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, 5 लाख रुपया होता है, ठीक है। MCA 21 के बारे में पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। 21 स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑपरेटेड टू इंड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कॉल्ड MCA 21 फॉर इंड टू इंड सर्विस। इंड टू इंड कहने का मतलब क्या हुआ कि
एक तरफ मिनिस्ट्री है और एक तरफ आदमी जो कंपनी खोलना चाहता है, बीच में कोई नहीं है, मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि मिनिस्ट्री के द्वारा MCA 21 प्रोग्राम चलाया गया था, जहाँ पे इंड टू इंड सर्विस डिलीवरी बताया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्री एंड अदर कंप्लायंस रिलेटेड सर्विस। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन मार्च 2006, मार्च 2006 में स्टार्ट किया गया था। इसके ऑन बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, तो कौन मॉडल था? बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। कहने का मतलब कि यदि आप कंपनी बिल्ड कीजिए पहले तो आप कंपनी के मालिक हो गए, कंपनी को चलाइए, यदि चलाने का मन नहीं है तो किसी और को ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। तो इस मॉडल को बूट मॉडल भी बोलते हैं या फिर बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल। ठीक है, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। मेन इसका टारगेट क्या था? टू इंट्रोड्यूस सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच इन द डिजाइन ऑफ डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज विद द एम ऑफ ई सर्विसेज। द MCA 21 सिस्टम प्रोवाइड टू द स्टेक होल्डर अ कन्वीनियंट इजी टू यूज एंड सिक्योर एक्सेस एंड डिलीवर ऑल MCA सर्विस इंप्रूव्ड स्पीड एंड सर्टेनिटी। तो इसके तहत MCA 21 के तहत क्या था कि जितना भी मिनिस्ट्री का सर्विस है ना, मतलब कि सारे शेयर होल्डर तक, स्टेक होल्डर तक कन्वीनियंट वे में पहुँचे, आसानी से पहुँचे, बीच में कोई बाधा ना हो, मतलब कि सारे जो भी यहाँ पे प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए मिनिस्ट्री इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF जिसको बोलते हैं। द कंपनी एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टर इन एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड नाम से जैसे पता चल रहा है, इसमें जो इन्वेस्टर उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको पढ़ाया नहीं जाएगा कि अलजबरा ट्री को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको मेनली यहाँ पे बताया जाएगा कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर गिरते रहता है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो कब आप पैसा आपको क्या क्या टैक्स देना पड़ेगा, आपको कितना हिस्सा मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी खोला गया, किसी एक आदमी को खोला गया और उसमें कई शेयर बेचे गए। ठीक है, मान लीजिए कि 51% किसी एक आदमी के पास है, एक आदमी के पास 10% का शेयर है, एक आदमी का 5% का शेयर है, और इस तरीके से। तो 51% वाला ऑब्वियसली है कि मालिक होगा, कंपनी का लीडर यही होगा, बाकी लोग उसमें बस पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिए हैं, सब काम ये कर रहा है, और जो भी फायदा जो हो रहा है ये सारे लोग में बट रहा है शेयर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यदि ये जो हेड कर रहा है, लीड कर रहा है कंपनी को, जैसे फॉर एग्जांपल पर ले लेते हैं, जैसे अभी रिलायंस है, उसके कौन लीड करते हैं? अंबानी लीड करते हैं, मुकेश अंबानी जो है। ठीक है, तो क्या उसमें सारा पैसा मुकेश अंबानी का ही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसमें अभी जैसे आप देख सकते हैं कि जियो कम्प्लीटली पहले रिलायंस का था, अभी 20% शेयर उसका बिक चुका है, जिसमें 10% फेसबुक के द्वारा खरीदा गया है। उसके अलावा और भी 5-6 कंपनी के द्वारा 1%, 2% इस तरीके, कुल मिलाकर 20% के लगभग जियो का शेयर बिक चुका है। तो अभी भी 80% जो है अंबानी के पास है, मुकेश अंबानी के पास है। तो चाहे तो मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि इन लोग अवेयर न रहे तो कुछ पैसा जो है डिविडेंड दे नहीं सकते, इन लोगों को कहेंगे कि इतना ही लॉस हुआ, इतना ही प्रॉफिट हुआ है ना। मतलब जितना इन लोग का शेयर बनता होगा हिसाब में, उतना नहीं भी दे सकते यदि वो चाहे तो, यदि ये लोग अवेयर ना रहे तो। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे फेसबुक है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंपनी हो तो अवेयर रहेगा ही। ठीक है, लेकिन यदि कोई वहाँ पे छोटा आदमी हो, कोई आदमी खरीदता हो शेयर, क्योंकि बाकी सारे कंपनी का कई शेयर नॉर्मल आदमी भी खरीदते हैं, 0.1% शेयर, इस तरीके से 0.002% शेयर, तो बस ये इन्वेस्ट कर देते हैं और इनको पैसा आते रहता है, जो भी वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता है उस हिसाब से। तो उनको अवेयर करने के लिए कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिवेंचर, एप्लीकेशन मनी, ठीक है, जो आपको नहीं मिला है, फिर अनक्लेम्ड फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर फॉर द डे द फर्स्ट बिकम ड्यू टू फॉर पेमेंट एंड ट्रांसफर टू IPFF। तो कहा जा रहा है, तो इसके लिए ये बनाया गया था इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। नेक्स्ट SFIO के बारे में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसको 2003 में सेटअप किया गया था, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका फंक्शन क्या है? तो इनहेंस सस्टेनेबिलिटी विद नंबर ऑफ इनेबलिंग प्रोविजंस इन द एक्ट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 211। ठीक है, तो सेक्शन 211 था कंपनी एक्ट 2013 का, उसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मेन टारगेट क्या है? तो जो कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहा है ना, जो काफ़ी सीरियस और कॉम्प्लेक्स नेचर के है, कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहा है, इट मेक्स अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड कैरेक्टराइज योर कॉम्प्लेक्सिटी एंड हैविंग इंटर डिपार्टमेंटल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रेमिनिफिकेशन। तो जैसे यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में यदि कहीं फ्रॉड हुआ है, कहने का मतलब कि कोई बड़ा कंपनी है, वहाँ पे कोई बड़ा ऑफिसर था, वो घोटाला किया है, किसी तरीके से धांधली किया है, ठीक है, तो उसको फिर इस ऑफिस के द्वारा जांच किया जाता है। ये ऑफिस अधिकांशतः न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री सेटअप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। क्या काम करता है? सर्व एज ए होलिस्टिक थिंक टैंक एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। एंड सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन टू हेल्प कॉर्पोरेट ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। रिफॉर्म देश, मतलब कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कॉर्पोरेट से रिलेटेड सारा काम यहाँ पढ़ाया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, ताकि किस तरीके से इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाया जाए। एट लास्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 2003 में बनाया गया था, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत।
ठीक है, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका काम क्या है, मार्केट में कंपटीशन बना रहे, कंपटीशन को प्रमोट करना। ठीक है, कोई भी एक कंपनी जो इतना अपने प्राइस को ना कम कर दे कि लोग उसका मोनोपोली हो जाए, बाद में फिर वो अपना रियल रूप में आ जाए, है ना। इसके तहत कई बार अमेंड किया गया, जैसे इसको 2 बार अमेंड किया, 2007 में अमेंड किया गया और 2009 में अमेंड किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग कल मिलेंगे फिर। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।